नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। जो छात्र छात्राएं हमारे बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और हिंदी सब्जेक्ट है, आप लोगों की लगातार डिमांड हो रही थी हिंदी के पेपर 1 को लेकर के। पेपर 2 से रिलेटेड जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं उनको तो मैं लगभग करवा चुका हूँ और उसकी पूरा सिलेबस जो है 2 वीडियो के माध्यम से हमने महासंग्राम के माध्यम से ख़त्म कर दी थी। आज का जो ये चैप्टर हो मतलब ये वीडियो होगा, इसमें समस्त चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप उत्तर बना करके लिख पाएंगे, उत्तर को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से है। तो बीए के 5th सेमेस्टर में हिंदी के पेपर 1 में आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना पड़ता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका एक ऐसा चैनल है जो कि आपके लिए एक बेहतर नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बस आपको ये नहीं बताता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले, पिछले वर्ष का पेपर उठा करके हमने बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन देखो पिछले साल आए थे, अब की बार आ जाएंगे। उस पिछले साल के क्वेश्चंस को समाहित करके उसके उत्तर को भी बताने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म माध्यम से किया जा रहा है। आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही डीपली जाकर के समझाया जाता है ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी बच्चों के पास। आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है बीए के क्षेत्र में। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग डाल रहे होंगे वीडियो उसकी कि भाई मैं पेपर की वीडियोस मैं भी चाहूँ तो मेरे पास कई पेपर है मैं डाल दूं, लेकिन उन पेपर से क्या मतलब, क्वेश्चंस आप देख करके ऐसे रह जाएंगे। प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन पेपर भी एक आठ डाल दूं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर तमाम क्वेश्चन पेपर डाले हैं ऑलरेडी, उसी को मैं नया बना के उस पर 2024 एडिट करके 2025 एडिट करके कहो तो अभी डाल दूं। लेकिन आपको जो मैं बताने का प्रयास करूंगा, यहां से क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला चलेगी। 1-2 वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण अपने सिलेबस को कवर कर पाते हैं। तो ये बेटर है कि वो बेटर है? बेटर आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट ही है, हमेशा से रहा है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बहरहाल मैं 8 इकाइयों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया आपका, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। इसके अलावा मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू, ठीक है, और आपका बीयू झांसी और ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। देखिए भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल आप जरूर दें, यही मैं चाहता हूँ। तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। यह लेक्चर आपको बता दूं कि आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाला है। चले, पहला क्वेश्चन आपके सभी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, काव्य लक्षण क्या होता है? काव्य का लक्षण, काव्य का लक्षण, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन। देखिए, काव्य का लक्षण का मतलब होता है काव्य की विशेषता बेसिकली, ठीक है। देखिए, आचार्य दंडी बड़े अच्छे विद्वान हैं, काव्य शास्त्री हैं आचार्य दंडी। काव्यादर्श पुस्तक आपकी है दंडी की। तो इन्होंने कहा कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कह करके काव्य के, इन्होंने क्या कहा, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कह करके काव्य के बारे में अपनी परिभाषा दी। इसका मतलब होता है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना का मतलब होता है जो पदावली कवि के आदि कविता अर्थ को व्यक्त करे, व्यंजित करे या रूपायित करती है, वही काव्य होता है। यानी कि ऐसी पदावली, ऐसी रचना या ऐसी लाइन, ठीक है, जो क्या करे वो जो आदि कविता अर्थ को क्या करती हो, व्यक्त करती हो, व्यंजित करती हो, उसको बताती हो और रूपायित करती हो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पे आदि कविता के अर्थ को व्यक्त करती हो, व्यंजित करती हो, रूपायित करती हो, वही क्या होती है, वही पदावली बेसिकली होती है काव्य। ये एक परिभाषा दी इन्होंने दंडी ने। आचार्य दंडी ने कोई नई बात नहीं कही है। पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण के संबंध में भी मतलब ही तनिक हेर फेर करके इन्होंने अपनी बातों को कह दिया है। परवर्ती आचार्य मम्मट, मतलब इनसे पहले पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों में संतुलन, सामंजस्य और स्थापित करते हुए काव्य के एक विशिष्ट लक्षण एवं परिभाषा में वर्धन,
का जो प्रयत्न किया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मम्मट ने इसकी ज़बरदस्त परिभाषा दी है काव्य की, काव्य लक्षणों की। तो काव्य लक्षण बेसिकली जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं काव्य की विशेषताओं को लेकर के, काव्य क्या होता है, काव्य किसे कहते हैं, यही काव्य के लक्षण को डिनोट करते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो काव्य लक्षण जो होता है, काव्य क्या होता है, काव्य का अर्थ होता है सब प्रकार की गद्य पद्यमयी रचनाएं जो आनंद प्रदान करें, जिसको पढ़ करके आपको मजा आए, ठीक है, वही सब काव्य के लक्षण होते हैं, ठीक है। काव्य की आत्मा आप देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मानी है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है। काव्य का प्रयोजन मतलब होता है काव्य का उद्देश्य, काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, पहली बात है कि भरत ने दृश्य काव्य का प्रयोजन जन सामान्य का मनोरंजन माना है, यानी कि विनोद जननम लोके नाट्यमेतत् भविष्यति। इसका मतलब यही है कि जो दृश्य काव्य होता है या जो काव्य होता है वो जनता का मनोरंजन करने के लिए लिखा जाता है। काव्य का लेखन क्यों किया गया, जनता का मनोरंजन करने के लिए काव्य लिखा गया। आचार्य भरत मुनि जो कि रस संप्रदाय के प्रणेता हैं, इन्होंने यह बात कही, ठीक है। दूसरे विद्वान हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह जो हैं ये कौन है, आचार्य भामह ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक है भैया। भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं। किस संप्रदाय के, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता भामह हैं। भरत मुनि जो है ये रस संप्रदाय के प्रणेता हैं, ठीक है। ये रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं भरत, और आचार्य भामह अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं काव्य प्रयोजनों को लेकर के आचार्य भामह कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलासु चा करोति कीर्ति प्रीतिश्चा साधु काव्यम निबंधनम। यानी एक प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ होते हैं यही काव्य के प्रयोजन होते हैं, इन्हीं के लिए काव्य की रचना होती है। धर्म अर्थ काम और इन मोक्ष को एक प्रकार से काव्य के बारे में इन्होंने बताया। किसने, आचार्य भामह ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी ये मतलब कि ये जो है व्याख्या बड़ी फेमस है। तो काव्य की आत्मा को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। देखिए, रस संप्रदाय 6 संप्रदाय बेसिकली हुए हैं। आचार्य बामन ने प्रीति और कीर्ति को प्रमुखता दी। प्रीति और कीर्ति को किसने प्रमुखता दी, यानी काव्य का प्रयोजन प्रीति और कीर्ति की वजह से एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन होता है। लोग लिखते हैं काव्य, आचार्य बामन ने कहा। बामन जो है किस संप्रदाय के हैं, ये रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। किस संप्रदाय के, रीति संप्रदाय के। यहीं पर एक चीज़ मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये जो संप्रदाय वगैरह है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये संप्रदाय आज के बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए बेटा, 6 संप्रदाय पूरे के पूरे काव्य शास्त्र में, संस्कृत काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र की अगर बात की जाए या काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहते हैं, इसमें कितने संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं बेटा, 6 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से, पहला संप्रदाय आपका कौन सा है, रस संप्रदाय, ठीक है। कौन सा संप्रदाय, रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय कौन सा है आपका, अलंकार संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कौन सा है आपका, रीति संप्रदाय, ठीक है, रीति संप्रदाय। चौथा आपका संप्रदाय कौन सा है, चौथा आपका है ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय हो गया। पांचवा आपका कौन सा संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया, ठीक है। और छठा संप्रदाय आपका कौन सा हो गया, छठा संप्रदाय हो गया बेटा आपका औचित्य संप्रदाय, ठीक है, औचित्य संप्रदाय, ठीक है, औचित्य संप्रदाय। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब यहाँ पर चीज़ों को और क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है, इसके प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। इन्हीं के पद चिन्हों पर और लोगों ने काम किया, जैसे कि किसने किसने काम किया भैया, भट्ट लोलट्ट नाम के एक विद्वान है, ठीक है, भट्ट लोलट्ट, ठीक है, भट्ट लोलट्ट हो गए। इसके अलावा शंकुक, आचार्य शंकुक का नाम आपने सुना होगा, आचार्य शंकुक हो गए। शंकुक के अलावा भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ठीक है, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ये हो गए। इसके अलावा अगर बात करें जाए, जो अलंकार संप्रदाय इसके प्रणेता आचार्य कौन है, आचार्य भामह है। कौन है, भामह। आचार्य भामह जो हैं ये एक प्रकार से अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं। इन्हीं के पद चिन्हों पर काम किसने किया, उद्भट और रुद्रट ने। किसने, उद्भट और रुद्रट आचार्य, ये सब है संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, ठीक है, उद्भट और रुद्रट। अगला आता है आपका रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय की अगर बात करें बेटा, रीति संप्रदाय की बात किए तो इन्होंने रीति संप्रदाय जो है
आचार्य बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। ये सब लोग काव्य की आत्मा जो है अलंकार को मानते। भामा, उद्भट, रुद्रट, रस संप्रदाय में भरत मुनि, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, ये सब इन्हीं के पदचिन्हों पर चले। भरत मुनि इसके प्रणेता हैं। आचार्य जो पहला नाम लिखा है वो प्रणेता हैं, ठीक है। बाकी सारे जो है उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं। रीति संप्रदाय को एक प्रकार से किसने, आचार्य बामन ने इसको एक प्रकार शुरू किया, और बाद में इसके समर्थन में कौन आए, दंडी। आचार्य दंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दंडी, ठीक है। तो दंडी भी एक प्रकार से ये भी रीति संप्रदाय को मानते, रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं। दंडी वैसे अलंकारवादी भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मतलब अगला जो है आपका है वो कौन सा संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के जो है कौन है, आनंदवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आनंदवर्धन, ठीक है। आनंदवर्धन इनका नाम जो है ये है, इसके प्रणेता आचार्य। वक्रोक्ति की बात की है तो आचार्य कुंतक, ठीक है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति के हैं। और औचित्य संप्रदाय के कौन है, क्षेमेंद्र, ठीक है। कौन है, क्षेमेंद्र। तो इस तरीके से ये 6 संप्रदाय आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप इसको लेकर के बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे। तो देखिए, रस संप्रदाय 6 संप्रदाय हुए हैं, लगभग 1500 वर्षों में ये 6 संप्रदाय जो है बहुत ही हावी रहे, और काव्य शास्त्र संस्कृत का जो रहा है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। भरत मुनि की एक बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, साहित्य दर्पण नाम है। क्या नाम है उसका, साहित्य दर्पण नाम है। चलो, इनकी एक पुस्तक है साहित्य दर्पण ही है या कुछ है, विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बड़ी फेमस पुस्तक इनकी है जो रस संप्रदाय की। नाट्यशास्त्र, बेसिकली नाट्यशास्त्र इनकी रचना कौन सी है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र लिखा है, नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि ने ही पंचम वेद कहा किसको, नाटकों को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी, आचार्य भरत मुनि ने ही दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य भामा की रचना है काव्य अलंकार, दंडी की है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति या उनकी है, ठीक है। बामन ऐसे आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वन्यालोक नाम की रचना आनंदवर्धन की, ध्वन्यालोक रचना, ठीक है। ध्वन्यालोक नाम की रचना इन्होंने लिखी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ध्वनि को काव्य की आत्मा आनंदवर्धन स्वीकार करते हैं, वक्रोक्ति को कुंतक स्वीकार करते हैं, औचित्य को क्षेमेंद्र स्वीकार करते हैं, रीति को काव्य की आत्मा बामन और दंडी मानते हैं, अलंकार को भामा, उद्भट और रुद्रट मानते हैं, और रस को भरत मुनि, भट्टलोलट और शंकुक मानते हैं, अभिनवगुप्त वगैरह मानते हैं। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक वो हैं, क्या नाम है, आचार्य विश्वनाथ, बाद में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर काव्य का प्रयोजन चल रहा था। काव्य का प्रयोजन इस तरीके से भरत मुनि ने अपने हिसाब से बताया, आचार्य बामा ने बताया, और बामन ने क्या बताया, प्रीति और कीर्ति को काव्य का जो है प्रयोजन बताया। काव्य इसलिए किया जाता है। अगला प्रश्न, काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या होता है, काव्य हेतु, देखिए हेतु का अर्थ होता है कारण, काव्य क्यों किया जाता है। काव्य हेतु यानी कवि ने काव्य प्रणयन की सामर्थ्य या कवि में काव्य का रचना करने की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं उनको काव्य हेतु कहते हैं। किन चीज़ों से मोटिवेट होकर के कोई रचनाकार या कोई जो है कवि कविता करता है या रचना लिखता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को काव्य के कारण या काव्य का हेतु कहते हैं। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। प्रयोजन से तात्पर्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभों से होता है। यदि ये लाभ काव्य निर्माण पूर्व ही दृष्टिगोचर होते हैं तो प्रेरणा ये कहलाते हैं, मोटिवेशन कहलाते हैं, और यदि बाद में प्राप्त होते हैं तो इसी को प्रयोजन कहा जाने लगता है। इस प्रकार प्रेरणा और प्रयोजन में पूर्वोत्तर संबंध होता है। वस्तुतः दोनों प्रयोजन ही हैं, लेकिन हेतु और प्रयोजन में अंतर होता है। हेतु का संबंध कवि सामर्थ्य से होता है, कविता करने की कितनी सामर्थ्य किसी के अंदर आती है, जबकि प्रयोजन जो होता है वो संबंध कृति से प्राप्त होने वाले लाभों से होता है, यानी कि वो किस प्रयोजन से या किस लाभ की वजह से उसने कविता लिखी है वो प्रयोजन होता है, और किन चीज़ों ने उसको मोटिवेट किया है कविता करने के लिए उसको हेतु कहते हैं। बाद में जो लाभ प्राप्त होता है वो प्रयोजन होता है, ठीक है, यानी किस उद्देश्य से किया गया, यानी कौन से उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया है वो प्रयोजन होता है, और किस कारण से किया गया है कविता, यानी कि किन कारणों ने उसको मोटिवेट किया है वो काव्य का हेतु कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो काव्य हेतु ये होता है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। रिवीजन आपका हो रहा है बेटा, रिवीजन कर लीजिए। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आचार्य भरत द्वारा उल्लिखित अलंकारों के नाम बताइए। आचार्य भरत ने कितने प्रकार के अलंकारों के बारे में बताया है? देखिए, आचार्य भरत की रचना जो है नाट्यशास्त्र, इसमें इन्होंने 16 अध्याय में, अपने नाट्यशास्त्र नाम की रचना में 16 अध्यायों में उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों का निरूपण किया है। उपमा, रूपक, दीपक, इन सभी का वर्णन किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अलंकार तो आप सभी लोग जानते होंगे। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराय जग व खाए बहुराय, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऐसे ही आप देखते होंगे उपमा अलंकार क्या होता है? तासो तरन धूरि धरा में लागत जिम धारा, थारा न धारा पर पारा पारावर यो हवल हलत हैं, इस तरीके से। ठीक है, तमाम प्रकार के अलंकार रूपक अलंकार हैं। ठीक है, जहाँ उपमे में उपमान का सर्वांग होता है, तो ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये अलंकार वैसे पूछे आपसे नहीं जाएंगे, बट हाँ ये जान लीजिए कि आचार्य भरत ने अलंकारों के नाम जो बताए हैं उसमें कौन कौन से मुख्य अलंकार हैं। तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 अलंकार जो होते हैं काव्य के निरूपण में इन्होंने प्रयोग किए हैं। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ध्वन्यालोक, जहाँ पर भी ध्वनि की बात आ जाए तो वहाँ पर आनंद की नाम आप ध्यान रखेंगे। आनंद, ध्वन्यालोक से आनंद। ध्वनि सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आनंद। गाना सुनने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो ध्वनि से आनंद, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक पुस्तक किसने लिखी? आनंदवर्धन ने ही लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, काव्य मीमांसा पुस्तक किसकी, मतलब काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजशेखर नाम के एक विद्वान है, इन्होंने काव्य मीमांसा पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के बारे में कुछ बताएं। अलंकार संप्रदाय क्या है? देखिए, अलंकार संप्रदाय की अगर बात किए तो इसके प्रथम आचार्य हैं भामा, षष्ठ शतक है। आपको बता दूं कि ये 6ठी शताब्दी से संबंधित हैं भामा, और भामा ने ही काव्य अलंकार नाम की पुस्तक लिखी। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं। इनके अनुयायियों में उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदु राज और जयदेव, अभिनव जयदेव, ये सभी लोग एक प्रकार से, मतलब जयदेव, ये सभी लोगों ने इनके चीज़ों को आगे बढ़ाया। अलंकारों में बताया नहीं था मैंने, दंडी, उद्भट, रुद्रट, ये सब अलंकारवादी एक प्रकार से विद्वान हैं। उपर्युक्त सभी आचार्य अपनी कृतियों में अलंकार की महत्ता को स्वीकार करते हैं। इन अलंकारों की महत्ता को अलंकार संहिता विधिवेव सरस्वती कहा गया है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कि वचनों में आप देखते सहार स्वीकार किया गया है। मम्मट के काव्य लक्षण में प्राप्त अलंकृति पुनः क्वापी पद में आलोचक चंद्रा लोककार जयदेव के मत में अलंकार के अभाव में काव्य की सत्ता की स्वीकार नहीं, यानी कि कविता में काव्य का होना बहुत जरूरी है, ऐसा इन लोगों ने स्वीकार किया है। यानी कि न कांतम अपि निर्भूषम विभूति बनिता मुखम, जिस तरीके से स्त्री जो होती है उसका जो है चेहरे पर जिस तरीके से रौनक आती जब वो वस्त्र धारण करती है या जो आभूषण धारण करती है, ऐसे ही जब कविता में आभूषण होता है या कविता में अलंकार होता है तो कविता सजी धजी दिखती है। बिना कविता के एक बिना गहने वाली स्त्री से उसकी तुलना की गई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कविता जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कविता में अलंकारों की उत्पत्ति। ठीक है, तो अलंकार का प्रयोग सभी आचार्यों ने उसको माना है कि कविता में काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। अलंकरोति या काव्यम शब्द अर्थवन अलंकृति असो न मन्यते कस्मादनुष्ण मन अलंकृति ही। कुल मिलाकर के अलंकार जो है वो काव्य में जो है, काव्य में 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक तो शब्द के अलंकार, यानी शब्द अर्थ वन अलंकृति, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार उत्पन्न होता है। शब्दों में जब वो एक प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति या शब्दों में जब चमत्कार उत्पन्न होता तो उसको शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को अर्था अलंकार कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये अलंकार होते, अलंकार 2 प्रकार के होते, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, अलंकारवादी प्रमुख आचार्यों के नाम बताइए। देखिए, आचार्य भामा, दंडी, बामन, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, ठीक है, भोजदेव, क्षेमेंद्र, मम्मट, जयदेव, बिस्ना, ये सभी लोगों ने अलंकार को माना है काव्य के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आचार्य भामा है
और उद्भट हैं, ठीक है, रुद्रट हैं, दंडी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। बट सभी लोगों ने कुंतक भले ही वो क्षेमेंद्र की बात, मतलब कि कुंतक भले ही वक्रोक्ति की बात करते हों, ठीक है, कुंतक, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से, क्षेमेंद्र भले ही औचित्य की बात करते हों, लेकिन उन्होंने भी एक प्रकार से स्वीकार किया है अलंकार संप्रदाय को, या अलंकार को मानते हैं वो, यानी अलंकार को छोड़ते नहीं। भले ही वो औचित्य पर फोकस ज़्यादा करते हैं, भले ही वो जो है रीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वामन वगैरह, लेकिन वो एक प्रकार से अलंकार के बिना काव्य की सर्जना नहीं मानते हैं, कि बिना अलंकार के काव्य की रचना हो ही नहीं सकती है। इस बात को एक प्रकार सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो अलंकारवादी आचार्यों में इन सभी का नाम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकारों के भेद लिखिए। अलंकार देखें 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कारिकता उत्पन्न हो जाए, उसको उभयालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, और शब्दालंकार में शब्द में। शब्दालंकार जैसे आपका हो गया कौन सा, जैसे अनुप्रास हो गया, ठीक है, यमक हो गया, श्लेष हो गया, जैसे आप तरन तनुजा तत् तमाल तरवर बहुचय ताता व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पर शब्दों में चमत्कारिकता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे अर्थालंकार में आप जाएंगे तो अर्थालंकार में कैसे जाएंगे, जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि, या उत्प्रेक्षा अलंकार में आप चले जाएंगे, मन मानो जन जानो। तो इस तरीके से वहाँ पर आप देखेंगे अर्थों में अलंकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अर्थों में अलंकार उत्पन्न होना हो गया, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार अर्थ आपका अर्थालंकार है। उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में, जैसे नारी बिच सारी है, इसमें शब्द में भी आ रहा है और अर्थ में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अलंकार संबंधी मूल स्थापनाएं बताइए। देखिए, काव्य के मुख्य तत्व के रूप में अलंकार की स्थापना की गई है। यह स्थापना सबसे पहले आचार्य भामा ने की थी। चंद्रालोक के रचयिता पीयूष वर्ष जयदेव ने भी आचार्य भामा का शतक का समर्थन किया, मतलब सशक्त समर्थन किया। आचार्य जयदेव जो थे, इन्होंने चंद्रालोक नाम की रचना लिख करके समर्थन किया किसका, आचार्य भामा का। आचार्य भामा मम्मट ने कहीं अलंकार विहीन तथा निर्दोष शब्दार्थ को काव्य माना। इसका विरोध करते हुए पीयूष वर्षी जयदेव ने कहा कि जो व्यक्ति अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य स्वीकार करता है वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता। यानी कि इन्होंने तीक्ष्ण व्यंग किया है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने अलंकार को हटा दिया है काव्य से, या अलंकार को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उन पर तीक्ष्ण व्यंग किया है। जयदेव ने कहा कि वह व्यक्ति अग्नि को शीतल क्यों नहीं कह देते, या अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेते, अग्नि को क्यों नहीं छू लेते, जो एक प्रकार से यह कहते हैं कि बिना अलंकारों के काव्य का सृजन हो सकता है, ठीक है, तीक्ष्ण व्यंग करते हैं। यानी अलंकार संबंधी मूल स्थापनाएं पीयूष वर्षी जयदेव ने एक प्रकार से बड़ी जबरदस्त तरीके से बताई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका सबसे टफ जो हिंदी में सबसे पॉइंट होता है यही होता है, क्योंकि ये पहले आप कभी पढ़े नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाता है। गुण और रीति क्या होता है बताइए। गुण और रीति, देखिए गुण और रीति ये दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। काव्य गुण और काव्य रीतियाँ अलग अलग होती हैं बेटा, ठीक है। संस्कृत आचार्यों ने गुण अलंकार रीति भी कह करके गुणों और अलंकारों और रीतियों में समन्वय, समानता और तालमेल पर का परिचय दिया। यानी कि गुण अलंकार और रीति भी, गुण अलंकार रीति भी, यानी कि गुण अलंकार और रीतियाँ आपस में मिले जुले हैं। आचार्य बामन ने केवल 3 रीतियाँ बताई हैं। कौन कौन सी रीतियाँ हैं? एक वैदर्भी रीति है, एक गौड़ी रीति है और एक पांचाली रीति। 3 रीतियाँ किसने बताई? आचार्य बामन ने। तो आपसे पूछ सकता है रीतियाँ कितनी प्रकार की होती है? तो रीतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक है भैया वैदर्भी रीति, एक गौड़ी रीति और एक पांचाली रीति। किसने माना है? आचार्य बामन ने माना है, ठीक है। आचार्य मम्मट ने रीतियों के लक्ष्यों का विवेचन न करके अलंकार प्रकरण में रीतियों का विवेचन किया है, यानी अलंकार के अकॉर्डिंग रीतियों के बारे में बताया है। आचार्य मम्मट के अनुसार चूँकि आचार्य बामन जो है वो रीति के प्रणेता हैं, रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते, तो उन्होंने 3 रीतियाँ बताई हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य मम्मट के अनुसार नागरिका, परुषा और कोभलता ये 3 रीतियाँ हैं। इन वृत्तियों के आधार पर ध्यान दें तो नागरिकता रीति और प्रसाद गुण एक साथ मिलेंगे, परुषा रीति और ओज गुण एक साथ मिलेंगे, और कोमला रीति और माधुर्य गुण एक साथ मिलेंगे, ठीक है। नागरिका रीति और प्रसाद गुण, यानी नागरिका रीति का प्रयोग जहाँ पर हो काव्य में, वहाँ पर प्रसाद गुण की उत्पत्ति होगी।
जहाँ पर परुषा रीति होगी वहाँ पर ओज गुण उत्पन्न होगा, ठीक है। जहाँ पर कोमला रीति होगी वहाँ पर माधुर्य गुण होगा काव्य में, ठीक है। और 3 प्रकार के गुण होते हैं, कौन कौन से? ये गुण होते हैं प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ये 3 गुण होते हैं और 3 रीतियाँ होती हैं, चाहे आप उसको वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली बोलो, चाहे नागरिका और परुषा और जो है कोमला बोलो, ठीक है। इस प्रकार गुणों और वृत्तियों का परस्पर संबंध समझा जा सकता है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, गुण और रीति के बीच में संबंध आपने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न अगला आ चुका है, रीति संप्रदाय के बारे में बताएं या काव्य रीति के बारे में बताएं। देखिए रीति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये प्रश्न ये भी बन सकता है। तो देखिए रीति संप्रदाय के आचार्यों में दंडी का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है, किंतु रीति संप्रदाय के प्रणेता जो हैं, इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक हैं आचार्य बामन। बामन ने रीति संप्रदाय का प्रणेता मतलब कि जो है उसका परिवर्तन किया है। बामन के मत में काव्य की आत्मा रीति है। उन्होंने कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है, यानी विशिष्टता पद रचना रीति। विशिष्ट से उनका आशय होता है गुणों से, यानी गुण संपन्नता काव्य सौंदर्य का मूल तत्व होता है। और इस प्रकार रीति का मूल आधार तत्व गुण होता है। रीतियाँ गुणों पर डिपेंड करती हैं, गुणों पर आधारित होती हैं, जैसा कि पहले हम लोगों ने आपको बताया। बामन आचार्य ने इसी का आगे प्रतिपादन इन शब्दों में किया कि विशेषो गुणात्मा, ठीक है। यानी जो विशेष गुण होते हैं वो काव्य की आत्मा होते हैं और विशेष गुण वही रीति के द्वारा डिसाइड होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो ये काव्य रीतियाँ होती हैं, ठीक है। काव्य रीति जो है वह गुण होता है, या काव्य रीतियाँ जो होती हैं वो आत्मा होती हैं काव्य की, ऐसा स्वीकार किया। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय का अर्थ बताएं। देखिए रीति संप्रदाय, रीति तत्व की चर्चा नाट्यशास्त्र में भी मिलती है, यानी कोटि मतलब जो रचना है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र उसमें भी मिलती है। तथा संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार रीति का प्रयोग अपने अपने अर्थ में किया है। उदाहरण के रूप में भामह काव्य दंडी, भामह दंडी और भोज मार्ग, बामन रीति आनंद पद संघटना, रुद्रट, मम्मट वृत्ति और विश्वनाथ रीति। इसको मतलब अलग अलग विद्वान, देखिए भामा काव्य, दंडी और भोज मार्ग, बामन रीति इसको कहते हैं, आनंद पद संघटना, रुद्रट और मम्मट वृत्ति कहते हैं इसको, और विश्वनाथ इसको रीति कहते हैं। अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से इसको बताते हैं, ठीक है। भामा इसको रीति काव्य कहते हैं, दंडी मतलब कि भामा और दंडी जो है इसको जो है भोजमार्ग कहते हैं, बामन रीति कहते हैं, आनंद पद संघटना भी कहते हैं, रुद्रट मम्मट वृत्ति कहते हैं इसको, ठीक है। विश्वनाथ इसको रीति कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने रीति को अलग अलग नामों से पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, वैदर्भी रीति क्या है। देखिए वैदर्भी रीति की को जानने से पहले एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिएगा, अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है, ठीक है। PDF इससे पहले भी और कई मतलब कि और कई मॉडल पेपर के हैं हमारे पास, तो सभी की PDF मिल जाएगी आपको। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। तुरंत SMS करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, आपको इसका PDF मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का PDF आपके पास सेंड कर दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट के, को करिकुलर का, तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपये में आपको क्लास मिल जाएगी और PDF नोट्स भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में। और बाकी जैसे ही 6 सेमेस्टर की क्लास शुरू होगी आपको बता दिया जाएगा पहले, तो आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आपका विधिवत तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, तो आप जुड़ जाएँ फटाफट जल्दी, ताकि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है, वैदर्भी रीति क्या है। देखिए वैदर्भी यह विदर्भ प्रदेश की प्रचलित रीति है, जो समस्त गुणों से युक्त होती है, यह दोष रहित होती है, मधुर होती है रीति, शब्दार्थ चमत्कार से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि आपुष्ट अर्थम मक्रोक्ति प्रसन्न मुझ कोमलम भिन्न गोयमिमेदम तु केवलम श्रुतिपेशलम, यानी कि अलंकार से रहित, ठीक है। आपुष्ट अर्थ वक्रोक्ति ही प्रसन्न मुझ कोमलम, यानी वक्रोक्ति से हीन, आपुष्ट अर्थ वाली वैदर्भी रीति सरल कोमल ऋजु पदावली से युक्त, गे
एवं कर्ण सुखद होती है, जो कानों को सुनने में अच्छी लगती है, जो सरल होती है, ऋजु पदावली से युक्त होती है, कोमल सरल होती है वैदर्भी रीति, वो अलंकारों से बिल्कुल रहित होती है, वक्रोक्ति से हीन होती है, आपुष्ट अर्थ वाली होती है, उसी को वैदर्भी रीति कहते हैं। आपुष्ट अर्थ वक्रोक्ति ही प्रसन्नमुजम प्रसन्नमुज कोमलम भिन्नम गोयमिमेद वेदम तो केवलम श्रुतिपेशलम। ठीक है, ये होती है वैदर्भी रीति। दूसरी रीति है बेटा गौड़ी रीति। गौड़ी रीति क्या होती है? गौड़ी रीति की बात किया है तो भामा के अनुसार गौड़ी रीति कुछ इस प्रकार से, क्या? अलंकार वद ग्राम्य अर्थ नायमनाकुलम गौड़ियामापि साधियो वैदर्भीमिति नान्यथा। यानी कि अलंकार युक्त ग्राम्य दोष से हीन, यानी वद ग्राम्य अर्थ, यानी ग्राम्य दोष से हीन, अर्थ से बिल्कुल पुष्ट, औचित्य समान्वित एवं शांत गौड़ी रीति शैली में रचना करनी चाहिए। किंतु वैदर्भी भी व्यर्थ अर्थात काव्य के लिए अनुपयुक्त नहीं होती। वैदर्भी रीति भी ठीक होती है, लेकिन ग्राम्य दोष से हीन होती है आपकी गौड़ी रीति। अलंकार से रहित होती है गौड़ी, मतलब कि जो वैदर्भी रीति उसमें अलंकार नहीं होता है, लेकिन गौड़ी रीति में अलंकार होता है, अलंकार से युक्त होती है, अर्थ से पुष्ट होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, साहृदय की अवधारणा क्या है? साहृदय की अवधारणा क्या है भैया? साहृदयता। साहृदय का मतलब क्या होता है? साहृदय का आरंभ, मतलब की अवधारणा आरंभ नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि से होता है। नाटक का अभिनय देखने वालों में कुछ जो रस की अनुभूति होती है, कुछ को नहीं होती है। उन्होंने निश्चय किया है कि रसानुभूति सामाजिक को होती है। सामाजिक का शब्दार्थ यहाँ पर है समाज में रहने वाला व्यक्ति। समाज में तो सभी रहते हैं, सामाजिक से भरत मुनि का तात्पर्य सहृदय व्यक्ति से था। सामाजिक अथवा सहृदय के संबंध में भरत मुनि मौन रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, साधारणीकरण का मतलब या सहृदयता का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में रहते हैं या सामाजिक नियम कायदों को जानते हैं, अगर वह नाटक को देखेंगे तो उनमें एक प्रकार से, चूँकि उनके साथ कुछ हृदय आता है। जैसे कि अगर आप कोई सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो आपका माइंडसेट पहले कुछ अलग होता है, तो वही जो आपका माइंडसेट जो पहले अलग होता है वही सहृदय होता है। लेकिन जब आप उस सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं, आधा घंटा मूवी देख लेते हैं, उसके बाद में आप उसी मूवी के अकॉर्डिंग जो है आपका दिमाग चलने लगता है, उस स्टोरी आपको प्रभावित करने लगती है। ठीक है, यानी आप उस स्टोरी में घुस जाते हैं, आपका सहृदय आपके साथ नहीं रह पाता है और आपका साधारणीकरण हो जाता है। आप पर एक प्रकार से आपको मतलब कि जो वहाँ का रसानुभूति होती है, नाटक को देखने, कविता को पढ़ने और सुनने से जो रसानुभूति होती है उसके द्वारा साधारणीकरण उत्पन्न होता है। आपका सहृदय जो होता है वह सहृदय चेंज होने लगता है। आप जो होते हैं अपने सारे गमों को भुला करके मूवी एंजॉय करने लगते हैं, यही सब होता है ये। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बताई है। रस निष्पत्ति इसके बाद होती है, सहृदयता के बाद। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, रस निष्पत्ति क्या है? देखिए, रस निष्पत्ति के विषय में आदि काव्यार्थ मतलब काव्याचार भरत मुनि का यह सूत्र प्रचलित है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव या सहकारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति से शब्द विवादास्पद रहे हैं। ठीक है, परवर्ती आचार्यों ने इन्हें दो शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ करके अपने अपने मतों की स्थापना की है। रस गंगाधर कार पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। ये इन्होंने एतद्विषयक 11 मतों का उल्लेख किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त सूत्र के 4 प्रख्यात व्याख्याताओं को छोड़ करके शेष मत पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी प्रखर बुद्धि में गढ़ लिए हैं, क्योंकि उन मति का कोई संकेत, केवल संकेत दिया गया है, व्याख्याताओं का नाम बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि आचार्य जो ये थे, क्या नाम है इनका, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग चीज़ों को दिया है। यानी कि 4 ही चीज़ें होती हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हीं के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। सिंपल सी बात है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अस्थाई भाव होता है आपके अंदर। विभाव जब आप कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो संचारी भाव हो जाता है। जब इन्हीं को संचारी भाव जब आप रिएक्शन करते हैं तो वही चीज़, जैसे आपने बाघ को देखा, आपका एक अस्थाई भाव है, लेकिन जब आपने बाघ को देखा तो आप अचानक से डर गए, तो वहाँ पर आपका संचारी भाव जो होता है अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन सर, रस के अंग अथवा संचारी भाव के बारे में बताएं। क्या होता है रस के अंग या संचारी भाव? देखिए अस्थाई भाव क्या होता है, ये सब रस के अंग है। अस्थाई भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, ये क्या होते हैं चीज़ों को समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए रसों की संख्या के समान अस्थाई भाव भी 9 ही प्रकार के होते हैं। श्रृंगार का रति, यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। विभत्स रस का जुगुस्सा होता है। वीर रस का उत्साह होता है अस्थाई भाव। विस्मय का अद्भुत अस्थाई भाव होता है और शांत का निर्वेद अस्थाई भाव होता है। इस तरीके से ये 9 रस हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, ठीक है, भयानक, विभत्स, वीर, विस्मय और शांत। इसीलिए ये 9 रस हैं। अलग अलग अपने अपने रसों के अपने अपने अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है। तो हास्य नामक अस्थाई भाव जब एक प्रकार से हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये इसे करुण रस की परिभाषा बताओ तो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से मिलकर के करुण रस की निष्पत्ति करता है। रौद्र रस की परिभाषा क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर के रौद्र नामक रस की उत्पत्ति करता है। इस तरीके से आप लोगों ने बना करके इंटर वगैरह में खूब लिखा होगा, तो ये सही बात भी है। तो ये होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो होते हैं विद्यमान रहते हैं आपके अंदर। अगला होता है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव के 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। जिसके हृदय में अस्थाई भाव सोया रहता है वह आश्रय कहा जाता है, और जिसके कारण से आश्रय का अस्थाई भाव रस का रूप धारण करता है उसे विभाव कहते हैं। यानी कि अस्थाई भाव जो होता है वह सोया रहता है। मैंने आपको बताया अस्थाई भाव सबके हृदय में होते हैं, सोया रहता है। लेकिन विभाव नाम का एक चीज़ आता है, जैसे कि आपने सांप को देखा, अचानक से आप चौंके, तो अचानक सांप देखने पर आपने चौंके तो क्या हो गया? वो आपका विभाव हो गया। लेकिन आपका जो रिएक्शन होगा वो संचारी भाव होगा कि उसको देख करके आपने रिएक्शन क्या दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं व्यभिचारी भाव क्या होता है। चिंता, शंका, धैर्य, तर्क आदि अनेक व्यभिचारी भाव हैं। ये भाव किसी एक रस से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा संचारी भाव, जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं अर्थात अस्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। लेकिन ये समय समय आने पर उगते हैं तो उन्हीं को व्यभिचारी भाव में बदल जाता है। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव इसी को कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न क्या है? साधारणीकरण क्या होता है? देखिए साधारणीकरण का आशय मतलब होता है, साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले भट्टनायक नाम के एक आचार्य हैं उन्होंने किया था। और भावकत्व व्यापार को साधारणीकरण माना जाता है। भावकत्व व्यापार मतलब कि जब भाव आपके चल जाए या आप कर उतर जाए, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर का आप उसमें घुस जाएं, एकदम से आपको आत्मसात कर लें, उसी को साधारणीकरण माना था। इनका विरोध करके आचार्य अभिनवगुप्त ने 2 स्तरों पर साधारणीकरण स्वीकार किया। पहले स्तर पर विभावादि देश और काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रमाता और स्व और पर की चेतना से छुटकारा पा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन न कह करके पहला साधारणीकरण आलंबन को माना है। कुल मिलाकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी साधारणीकरण के बारे में बड़ा ज़बरदस्त विद्वान हैं। उन्होंने साधारणीकरण को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। जैसे जब आप कोई नाटक या कविता देखने जाते हैं तो आपका जो अस्थाई भाव होता है आपके दिमाग में रहता है, लेकिन वो अस्थाई भाव से मुक्त हो जाते हैं और सीधा सीधा आप नाटक में एकदम से घुल मिल जाते हैं। या मूवी देखने आते हैं, मूवी में एकदम से आप घुल मिल जाते हैं, आप पर मूवी का प्रभाव हो जाता है। जैसे महिलाएं सीरियल देखती हैं तो सीरियल का प्रभाव उनके ऊपर, उनके दिमाग पर छप जाता है, तो वही साधारणीकरण होता है, ठीक है। यानी आपका माइंडसेट कुछ दूसरा था मूवी देखने से पहले, लेकिन जब मूवी आपने देख लिया तो आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। मूवी के दौरान आप अपने जितने भी टेंशन था, गिला शिकवा था, सब आप भूल गए उस दौरान। यही साधारणीकरण होता है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, रस कितने होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला है शांत रस, दूसरा श्रृंगार, तीसरा वीर, चौथा रौद्र, हास्य, करुण, बीभत्स, भयानक और अद्भुत। ये 9 रस होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, ध्वनि शब्द का अर्थ और परिभाषा दीजिए। देखिए ध्वनि की अगर बात की, ध्वनि का अर्थ होता है सामान्य आवाज़ जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वन्यते अनेन इत ध्वनि, यानी इस अर्थ में ध्वनि व व्यंजना पर्यायवाची ही शब्द हैं। ध्वन्यम ध्वनि के अनुसार ध्वनित होना ही ध्वनि होता है। और रस, अलंकार, रीति आदि सभी काव्य में ध्वनित होते हैं, इसलिए ये भी ध्वनि ही हुए। इस वजह से जो आनंदवर्धन है वो रस, अलंकार, रीति सभी को मानते हैं, लेकिन इनकी ध्वनियाँ जब होती तभी मजा आते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, इसमें ध्वनि उत्पन्न हुई। रस कोई निकल रहा तब भी ध्वनि होगी, अलंकार होगा, रीति होगी, चाहे गौड़ी रीति हो, वैदर्भी हो, सब में ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना किसने? आनंदवर्धन ने, ध्वनि संप्रदाय।
देखिए ध्वनि संप्रदाय क्या है। ध्वनि संप्रदाय का उदय भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में युगांतकारी घटना है। ध्वनि, आचार्य, अलंकार, रस और वक्रोक्ति, इन सभी को पूर्वांतीत काव्य तत्वों का सामंजस्य ध्वनि के रूप में साथ में करते हैं। इन सभी को मिलाकर के ध्वनि के बारे में बताते हैं। इस संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आनंदवर्धन एवं पोषक हैं इसके अभिनव गुप्त। बाद में चल करके उसमें प्राणाच्छन्न करने वाले आचार्य हैं मम्मट, यानी इसमें प्राण डालने वाले आचार्य हैं मम्मट। यद्यपि ध्वनि संप्रदाय के विरोधियों ने इसके खंडन के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, किंतु अंतस्तत्व की महत्ता के कारण यह सिद्धांत अजय रहा। यानी चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी रही थी, इसमें सबको, चाहे रस को हो, वक्रोक्ति को, अलंकार को हो, ठीक है, इन सभी को मान्यता दी गई। इस वजह से इसको खंडित करने में सफल नहीं रहे लोग। भले ही एक प्रकार से बहुत सारे लोग लग गए हों उनके पीछे, अलंकार वाला तमाम विद्वान लग गए हों ध्वनि अलंकार वालों के पीछे, मतलब कि जो ध्वनि संप्रदाय है इसके पीछे कई लोग लगे थे, बट इनका कुछ कर नहीं पाए। ध्वनि के भेदों का नाम लिखिए। ध्वनि के 5 भेद होते। कितने भेद होते हैं? ध्वनि के 5 भेद। कौन कौन से? एक है अर्थांतर संक्रांति वाचस ध्वनि, दूसरा है अनंत तिरस्कृत ध्वनि वाच्य ध्वनि, तीसरा है वस्तु ध्वनि, चौथा अलंकार ध्वनि और पांचवा है रस ध्वनि। इस तरीके से ये 5 ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? ध्वनि को काव्य की आत्मा सबसे पहले आनंदवर्धन ने माना, फिर इसके बाद में शंकुक ने माना, मम्मट ने माना, ठीक है। और इसके अलावा ये जो दूसरे में है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अभिनव गुप्त होगा, ठीक है। तो आचार्य अभिनव गुप्त यहाँ पर कर ले, अभिनव गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन है। यद्यपि उनका यह स्पष्ट कथन है कि इनसे बहुत पूर्व इस सिद्धांत की विवेचना और स्थापना पहले भी हो चुकी थी। यथा काव्यसात्मः ध्वनिरीति बुधैर्यः सम्मानात् पूर्व अस्तस्याभावं जगदुरपरे भक्ता माहुस्तन्मने, यानी कि इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया आचार्य मम्मट ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ध्वनि के संबंध में आनंदवर्धन को क्या अवधारणा है उनकी, आनंदवर्धन की? तो आचार्य आनंदवर्धन का मत है कि ध्वनि काव्य यह विशिष्ट प्रकार का काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ अपने स्वरूप को छिपाए हुए उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो काव्य का परम रहस्य है। अतएव यही उत्तम काव्य होता है। उत्तम काव्य वही जिसमें ध्वनि छिपी हुई होती है, ध्वनि होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, ध्वन्यालोक लोचन में ध्वनि को किस प्रकार परिभाषित किया? ध्वन्यालोक लोचन पुस्तक का नाम है इनके, आनंदवर्धन के। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार घंटे पर आघात करने पर पहले टंकार और फिर मधुर झनकार एक के बाद एक अधिक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। घंटे पर मारो, पहले खूब तेज आवाज़ निकलती, फिर धीरे 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 करके आवाज़ चलती रहती है, तो ये ध्वनि होती है, ठीक है। उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। व्यंग्यार्थ मतलब कि जब हम किसी पर व्यंग करते हैं, किसी पर कोई रचना लिखते हैं व्यंग करके, तो वही इसी दृष्टिकोण के आधार पर जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से ध्वनित हो वहाँ पर ध्वनि मानी जाती है, यानी व्यंग जहाँ पर किया जा रहा हो वही होता है ध्वनि। इसके बाद में अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति की अगर बात की तो क्षेमेंद्र इसके प्रणेता रहे हैं। काव्य की आत्मा वक्रोक्ति ही है, ठीक है। काव्य में अन्य तत्व उपकारी और वक्रोक्ति सबके मूल में स्थित है, ठीक है। यद्यपि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता कौन है भाई? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आचार्य कुंतक हैं और क्षेमेंद्र हैं औचित्य के, ठीक है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैंने जल्दी बोल दिया था, ठीक है। तो एक काव्य की आत्मा वक्रोक्ति होती है, काव्य के अन्य तत्व उपकारी हैं और वक्रोक्ति सबके मूल में स्थित है, यानी वक्रोक्ति सभी काव्य तत्वों में अंदर से मिली हुई होती है। यदि युक्त में कोई वक्रता या चमत्कार नहीं है तो मूल में स्थित है। यदि काव्य में कोई वक्रता या चमत्कार नहीं होता तो सामान्य कथन काव्य की कोटि तक नहीं पहुंच सकता है, ऐसा भी माना गया है वक्रोक्ति की मान्यताओं में। आदांत वक्रता, काव्य आदि में अंत तक संपन्न वक्र होता है और अक्षर से लेकर के संपूर्ण आख्यान वक्रता या भंगिमा से युक्त होता है। इस तरीके से जो तालमेल होता है वक्रोक्ति बेसिकली वही होती है कविताओं में। अगला क्वेश्चन से वक्रोक्ति के भेद। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कुंतक रहे हैं। इन्होंने कई भेद बताए हैं। पहला भेद बताया वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, यानी वाक्य पद वर्ण इन सभी में तालमेल होना ही एक प्रकार से वक्रोक्ति होता है। देखिए यहाँ आचार्य कुंतक का वर्ण से अभिप्राय है प्राण व्यंजना से।
एक, दो या अधिक वर्णों का बार बार प्रयोग वक्र मतलब कि वर्ण वक्रता होती है। जब आप इस तरीके से, तो ये भी एक जो है वक्रोक्ति होती है। एक वक्र में शब्दों का तालमेल आता है। शब्द या पद के आरंभ में उत्पन्न वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। आचार्य कुंतक ने इसके भी 8 भेद किए हैं। अगला है पद परार्ध वक्रता, जिस वक्रता का संबंध पद या शब्द के बाद वाले भाग में होता है, वाक्य के बाद में, जिससे कि मंगल भवन, मंगल हारी, द्रवो सुसज्जित बिहारी, तो हारी बिहारी जो है यह आपका पद परार्ध वक्रता, यानी कि जो तालमेल होता है, समन्वय होता है, यही सब जो है काव्य की आत्मा होती है। वाक्य वक्रता, जहाँ वक्रता का आधार पूरा वाक्य होता है, पूरे वाक्य में, वहाँ वाक्य वक्रता मानी जाती है। इस तरीके से वक्रता जो होती है 4 प्रकार की होती है, आचार्य कुंतक ने बताया। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में बताएं। वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात की जाए तो वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति शब्द अनेकार्थ शब्द है, किंतु कुंतक ने इसकी विशिष्ट व्याख्या कर इसे एक संप्रदाय का रूप प्रदान किया है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ होता है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ा कथन। काव्य में उक्ति वैचित्र को सदा ही महत्व दिए मिला है, क्योंकि यह सामान्य जन के कथन से भिन्न तथा चमत्कारजनक कथन का प्रकार होता है। जैसे अगर एक सामान्य व्यक्ति भी सीधी सपाट वाणी का प्रयोग करेगा और एक कवि भी वैसी वाणी का प्रयोग करेगा, तो फिर कवि में और एक जन सामान्य में क्या मतलब रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा ना। यानी काव्य में जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करके, काव्य में शब्दों का तालमेल बैठा करके, काव्य में शब्दों का उचित प्रयोग करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो वही वक्रोक्ति होती है। यानी एक काव्य को एक वक्र में या टेढ़ा मेढ़ा करके काव्य को परोसना, जो मधुर पढ़ने में लगे, अच्छा लगे और एक जन सामान्य से थोड़ा अलग हो, वही वक्रोक्ति होती है। और काव्य बेसिकली इन्हीं वक्रोक्ति पर काम करता है, ऐसा आचार्य कुंतक कहते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्यों के नाम बताएं। वक्रोक्ति में आचार्य कुंतक, वामन, रुद्रट, भोज, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, ये सब शामिल हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और ये नगेंद्र, ये हिंदी के बड़े आचार्य हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है। वक्रोक्ति और ध्वनि में क्या संबंध होता है? वक्रोक्ति और ध्वनि में क्या संबंध होता है बेटा? देखिए, वक्रोक्ति और ध्वनि में संबंध, वक्रोक्ति और ध्वनि, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक अभिधा के पक्षधर हैं। यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 सब शक्तियाँ होती हैं। अभिधा मतलब एकदम सरल सपाट बाणी बोल दो, जो लिखा है उसका अर्थ वही है। व्यंजना लक्षण में क्या होता है कि उसका व्यंग्यार्थ अलग होता है, लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है उसका। ठीक है, जबकि ध्वनि सिद्धांत व्यंजना के महत्व को स्वीकार करती है। ध्वनि सिद्धांत जो है वो व्यंजना सब शक्ति पर फोकस करती है, यानी कि लिखी कुछ और बातें, उसका अर्थ कुछ और निकले। ठीक है, लेकिन आचार्य कुंतक अभिधा को, यानी कि जो लिखा है उसका अर्थ वही निकले, लेकिन वो लिखावट थोड़ी अलग हो, इस तरीके से बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आनंदवर्धन कल्पना को आत्मसात मानते हैं और कल्पना से तात्पर्य परमात्मा की अल्कल्पना से है। सत्य काव्य परमात्मा की कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धि लाभ करता है। कुंतक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि से यह है कि तो मूलतः कवि की ही है कल्पना, किंतु रचना के उपरांत कवि की भूमिका से हट जाने के कारण से वह काव्य से सन्निविष्ट हो गई है। अतः उसकी स्थिति काव्य में वस्तुगत ही रह जाती है, ज़्यादा उसका फोकस नहीं किया कुंतक ने कल्पना को नहीं फोकस किया। कुंतक कल्पना को सबसे ज़बरदस्त तरीके से परोसते हैं। एक पाश्चात्य विचारक थे, उनका नाम था कॉलिज नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फैंटेंसी की बात करी है कल्पना में कॉलिज महोदय ने। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। औचित्य संप्रदाय क्या है? देखिए, औचित्य संप्रदाय के उद्भावना एवं प्रतिष्ठाता का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को प्राप्त है। इस संप्रदाय की साहित्य में आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। प्राचीनता की दृष्टि से भरत के नाट्यशास्त्र से ही इसका विधान प्राप्त होता है। औचित्य का लोक में प्राप्त वस्तु व उसी रूप में, उसी मुद्रा में अनुकरण ही नाट्य का चरम लक्ष्य होता है। प्रकृति के उचित अनुचित का विचार नाट्यशास्त्र में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। औचित्य तत्व की कल्पना नाट्यशास्त्र के अनंतर आनंदवर्धन के यहाँ विशेष रूप से आपको मिलेगी। यानी रस संप्रदाय के प्रणेता जो भरत मुनि है, उनके बाद में आपको आनंद, मतलब कि ये क्या नाम है इनका, क्षेमेंद्र, इनके यहाँ पर आपको मिलेगी औचित्य। ठीक है, आनंदवर्धन इस तत्व की उपयोगिता स्वीकार करते हुए रस का मूल रहस्य औचित्य को मानते हैं। लेकिन औचित्य संप्रदाय को बेसिकली आचार्य क्षेमेंद्र ने इसको और अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि औचित्य की परिभाषा को देते हुए कि जो वस्तु अथवा तत्व किसी के निश्चय के ही अनुरूप हों, उसे आचार्यों ने उक्ति कहा है, और मतलब उचित कहा है, और उचित का भाव ही औचित्य होता है। यानी क्या उचित है, क्या औचित्य है,
क्या उचित है वही औचित्य है, यानी कि काव्य का उचित मतलब कि जो एक कविता में चीज़ें बताई जाती हैं, जो बातें बताई जाती हैं वो उचित होती हैं, औचित्य होती हैं, उनका क्या औचित्य है। तो औचित्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो, कविता का उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं। औचित्यम रस सिद्धस स्थिरम काव्यस्य जीविनम, यानी कि कविता का जो काव्य का जो प्राण है वो औचित्य होता है, यानी बिना औचित्य के कोई काव्य का कोई मतलब नहीं होता, बिना उद्देश्य के काव्य का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है काव्य का जो प्रश्न है, औचित्य के भेद बताइए। औचित्य के कई भेद होते हैं, जैसे पद, वाक्य, प्रबंध, अर्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुलवृत्ति, तत्व, अभिप्राय, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाचन। ठीक है, ये सब अंग काव्य में जो है औचित्य होते हैं, जीवित औचित्य व्याप्त हैं, यानी ये सब औचित्य होते हैं। औचित्य के कई भेद होते हैं, जिनमें से औचित्य के ये सारे भेद जो है यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। औचित्य के विषय में अभिनवगुप्त का क्या विचार है। देखिए, इन्होंने अभिनवगुप्त मतलब औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हैं, मानने और काव्य में औचित्य को रस से अधिक महत्व देने का प्रबल विरोध किया है। इस विचार से प्रकाश तो रस ही है, औचित्य को संबंध विशेष का लाभ है। औचित्य कुल मिलाकर के क्या होता है, औचित्य जो होता है बेसिकली काव्य की आत्मा माना है औचित्य को। ठीक है, अभिनवगुप्त ने भी, और अभिनवगुप्त काव्य में औचित्य को मानते हैं कि औचित्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि औचित्य में सब आ जाते हैं। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, गुण, अलंकार, क्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बेटा, काव्य के गुण बताएं। देखिए, आचार्यों ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है, यानी काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो कौन है, वो अलंकार है। गुणों का संबंध काव्य शब्द से होता है। कुछ आचार्यों ने शब्द के 10 गुण माने हैं, उनका विरोध करते कुछ आचार्य बामन ने कहा गुणों की संख्या मात्र 3 ही है। और वो 3 गुण कौन कौन से बेटा, वो 3 गुण होते हैं आपके जो है कौन कौन से गुण, एक होता है ओज गुण, एक माधुर्य गुण और एक प्रसाद गुण। ठीक है, लेकिन गुणों की संख्या 10 मानने वाले आचार्य बामन रहे हैं। आचार्य बामन कहते हैं कि एक होता है श्लेष गुण, एक समाधि गुण, एक उदारता, प्रसाद, माधुर्य, अर्थ, व्यक्ति, समता, सकुमार, कांति और ओज। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ओज, माधुर्य और प्रसाद ये 3 गुण माने, और यही 3 गुण बेसिकली होते भी हैं। काव्य के कितने गुण बताए गए हैं, तो काव्य के 3 गुण बताए गए, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। अच्छा, माधुर्य गुण क्या है। माधुर्य गुण की अगर बात की जाए तो माधुर्य गुण जो होता है, माधुर्य गुण क्या है समझे। माधुर्य गुण वाक्य वस्तु यानी कि शब्द और अर्थ में रस की स्थिति ही माधुर्य होती है। जब काव्य में रस उपस्थित होता है, किसी काव्य को पढ़ने से मजा आता है, मधुरता उत्पन्न होती है, तो मधुर गुण वो माधुर्य गुण होता है। इससे बुद्धिमान पुरुष उसी प्रकार हर्षित होते जैसे कि शहद से मधु मक्षिका, यानी जिस तरीके से शहद अगर मिल जाए यानी कि मधुमक्खी को तो उतना प्रसन्नित होती है, ऐसी विद्वत जन जब काव्य में माधुर्य गुण मिलता तो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण होता है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज से, प्रताप से, दीप्ति से, श्रोता के मन में उत्साह, वीरता और आवेश उत्पन्न करने वाला जो काव्य गुण होता है ओज गुण कहलाता है। बेसिकली जब किसी काव्य से कि आप हुंकार पढ़ें, रेणुका पढ़ें या आप रश्मिरथी पढ़ें कि हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जब इस तरीके से एक प्रकार से होता तो वहाँ पर ओज गुण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, माधुर्य गुण जब जहाँ श्रृंगार रस होता है माधुर्य गुण होता है। ठीक है, ओज गुण ये होता है। अगला होता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है, तो प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता से। भरत मुनि के अनुसार जिस रचना में सहजता हो, सरलता हो, सहज ग्राह्यता का गुण हो उसे प्रसाद गुण युक्त माना जाता है। नहीं, जैसे कि आप देखते हैं अधिकतर रचनाओं में जैसे जो सीधी सरल सपट हैं, ठीक, जिनको पढ़ने से आपका मन प्रसन्न हो, अच्छा लगे आपको, वो आपका प्रसाद गुण है। जिसको पढ़ करके मधुरता उत्पन्न हो, थोड़ा सा प्रेम वगैरह टाइप का माधुर्य गुण हो जाता है, और जहाँ पर खूब ज़्यादा उत्साह वगैरह की फीलिंग आ जाए वहाँ पर जान लीजिए कि ओज गुण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य गुण से क्या आशय है। देखिए, काव्य गुण का प्रयोग सामान्यतः विशेषता के अर्थ में किया जाता है। शोभाकारी आकर्षक में धर्मों को गुण की संज्ञा दी गई है। एक दूसरे प्रकार से गुण को परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि दोषों का अभाव ही गुण हो। जब काव्य में दोष नहीं होते तो काव्य में गुण ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, व्यंजना। व्यंजना क्या है, एक सब शक्ति है। व्यंजना, लक्षणा, अभिधा ये सब शक्तियाँ हैं। व्यंजना सब शक्ति क्या है, अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना ही कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार जो हैं, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है,
अपना अपना अर्थबोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिसने अन्य अर्थबोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थार्थिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। व्यंजना का सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे कि जो चीज़ें लिखी हैं उसका वो अर्थ ना हो, उसका कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो, व्यंजना सब शक्ति वहाँ पर होती है। ठीक है, लक्षणा भी ऐसे ही होती है। लक्षणा सब शक्ति की अगर बात की जाए बेटा, लक्षणा सब शक्ति, देखिए लक्षणा सब शक्ति किसे कहते हैं। लक्षणा जो होती है अभिधा के अनंतर दूसरी महत्वपूर्ण सब शक्ति लक्षणा होती है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि मुख्य अर्थ की बाधा होने पर, जब जो मुख्य अर्थ होता है उसकी बाधा हो जाती है रूढ़ि या प्रयोजन के कारण से जिन शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, यानी कहा कुछ और जा रहा है और उसका अर्थ जो है, जो मुख्य अर्थ है वो भी नहीं निकल रहा है, उसका कोई अलग अर्थ अलग वे में ले ले। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 8 बज गए हैं, अब 8 बज गए इसका अर्थ तो है कि भाई 8 बज गए, सीधा सपाट बात है, लेकिन अभिधा चूंकि है वहाँ पर, लेकिन मुख्य अर्थ की बाधा हो रही है कि अब एक बच्चा सोच रहा है कि 8 बज गए हमको स्कूल जाना है, एक किसान सोच रहा है हमको खेत में जाना 8 बज गए हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो मुख्य अर्थ है उसकी बाधा हो, जैसे बिहारी की रचनाओं में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी इस प्रकार की सब शक्तियाँ। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी लक्षणा सब शक्तियाँ। अभिधा सीधे सपाट होती है, उसमें कोई इफ बट नहीं होता। अगला प्रश्न है शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखें। सब शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को ही सब शक्ति कहते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 सब शक्तियाँ होती, ध्यान रखेंगे। तो शब्द और अर्थ के बीच में संबंध बताती हैं वही एक प्रकार से सब शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अभिधा सब शक्ति क्या है। अभिधा सब शक्ति जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के साधारण प्रचलित या मुख्य अथवा सांकेतिक अर्थ का बोध होता है बेटा, उसे अभिधा सब शक्ति कहा जाता है। जैसे कि मरुभूमि से जीवन दूर है, यहाँ पर अभिधा सब शक्ति से जीवन का अर्थ है जल। मतलब कि ये समझ रहे हैं ना, अभिधा सब शक्ति से क्या है, जीवन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल, यानी कि जल ही जीवन है। मरुभूमि से जीवन दूर है, यानी कि जीवन दूर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जल नहीं है। अब जीवन का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल, यानी कि मरुभूमि में जल नहीं है, इसका मतलब क्या है, मरुभूमि से जीवन दूर है। यहाँ पर अभिधा सब शक्ति आपकी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है तात्पर्य शक्ति से क्या, मतलब कि तात्पर्य शक्ति से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य शक्ति कतिपय यानी कुछ विद्वानों ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के बाद में भी कुछ सब शक्तियाँ बताई, जैसे कि उसी में से है तात्पर्य शक्ति। तो तात्पर्य शक्ति को भी मान्यता प्रदान की है, जैसे कि ऊंट घोड़े से बड़ा जानवर है। अब ऊंट घोड़े से बड़ा जानवर है, इस सब शक्ति के अनुयायी आचार्य को 2 प्रकार के हैं। जैसे एक है जो हितवैनवादी हैं और दूसरे हैं अन्विताभिधानवादी, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली, यानी आप कभी प्रश्न पूछा जाएगा तात्पर्य शक्ति को लेकर के, लेकिन आ गया तो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है अगला, अभिधा निर्धारण के साधन क्या है। अभिधा निर्धारण के कई साधन हैं, जैसे संयोग के द्वारा, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थबल, प्रकरण, सामर्थ्य, औचित्य, ये सब होते हैं अभिधा निर्धारण के तत्व। प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जो एक प्रकार से, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जहाँ पर मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है वो है, लेकिन रिवीजन आपका हो रहा है तो सब चीज़ों को आप ध्यान ले लें, ताकि कुछ भी आपके दिमाग में रहेगा तो आप लिख देंगे। अभिधा का अर्थ बोध कितने प्रकार से होता है। अभिधा का अर्थ बोध 3 प्रकार से होता है, शब्द रूढ़, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोष बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पद दोष, यानी जब शब्द में दोष होता है। एक दूसरा होता है पदांश दोष, यानी कि जब पूरे एक पद के अंश में दोष होता है। दूसरा होता है वाक्य में पूरा दोष हो गया तो वाक्य दोष। अर्थ दोष, जब अर्थ में दोष होता है तो अर्थ दोष होता है। रस दोष, यानी रस का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया तो रस दोष। ये सब कविता में होते हैं, जहाँ पर काव्य के गुण होते हैं वहीं पर काव्य के दोष भी होते हैं। ठीक है, प्रश्न अगला है, पद दोष से क्या तात्पर्य है। पद दोष क्या होता है। देखिए, भारतीय आचार्यों ने काव्य में बाधक स्थितियों के दोष की संज्ञा, मतलब काव्य में जो बाधा उत्पन्न करते हैं ऐसी सिचुएशन को दोष कहा है। ठीक है, और दे करके उनका युक्ति विवेचन किया है। आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस के विधायक या अपकर्षक तत्व ही दोष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामत्व दोष क्या होता है। ग्रामत्व दोष, तो जब प्रांतीय अथवा ग्रामीण बोली के शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषा में होने लगता है तब उसी को वहाँ पर ग्रामत्व दोष आता है। यानी कोई रचना जो एक प्रकार से मतलब कि साहित्यिक स्तर की है, बड़ी रचना, उसमें जब
ग्राम के चीज़ आ जाती हैं, ग्राम तत्व का दोष आ जाता है, या ग्रामीण बोली के शब्द आ जाते हैं, तो वो चीज़ें उसमें आ जाती है। अगला प्रश्न है अश्लीलता मतलब कि अश्लील तत्व दोष, यानी जहाँ पर अश्लील, घृणास्पद या अमंगल व्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर काव्य में अश्लील तत्व दोष आ जाता है। यानी कि ऐसे जहाँ पर अश्लीलता होती है, ऐसे ही क्लिष्ट दोष होता है। क्लिष्ट दोष में जब शब्दों का बहुत कठिन शब्द आ जाते हैं तो क्लिष्ट तत्व दोष हो जाता है। जहाँ किसी पद का अर्थ समझने में कठिनाई होती है अथवा विलंब का अर्थ ज्ञात हो, मतलब कि बहुत देर में अर्थ समझ में आता है, तो वहाँ पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। ऐसे ही न्यून पदत्व दोष होता है, अधिक पदत्व दोष होता है। न्यून माने तो जब किसी कविता में कमी, मतलब कविता में कमी के कारण से अर्थ समझने में, यानी कविता में शब्द की कमी से अर्थ को समझने में कठिनाई होती है, वहाँ पर अर्थबोध, मतलब कविता के अर्थ को समझने में दिक्कत होती है, या उसके शब्दों कम होते हैं, इस वजह से उसके अर्थ नहीं समझ में आते हैं, तो वहाँ पर अर्थबोध होता है। ठीक है, वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। इसके लिए आवश्यक शब्दों में कमी हो या न्यून पदत्व दोष वहाँ पर होते हैं जहाँ पर शब्द कम प्रयोग करके कविता लिखी गई, जैसे बिहारी लाल है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अधिक पदत्व दोष, जहाँ पर अधिक पद आते हैं वो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुके हैं। ये प्रश्न बढ़िया है। मार्क्सवादी आलोचना के सिद्धांत का मूल स्वर क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मार्क्सवादी आलोचना का सिद्धांत जीवन, समाज और कलाओं को उनकी सापेक्षता में देखने और विश्लेषित करने का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। यह आलोचना की दृष्टि विचारधारा को अहमियत देती है। मार्क्सवादी आलोचना ने रचना की सामाजिक आर्थिक मूल्य तत्वता को स्वीकार किया है। और मार्क्सवादी आलोचना बेसिकली जो है 2-3 मुद्दों पर काम करती है। एक तो शोषक शोषित वर्ग पर काम करती है और ऐसी ही और चीज़ों पर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वच्छंदतावाद क्या है। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 18वीं शताब्दी मतलब कि 1900 ईस्वी का जो समय काल है, ये 18वीं मतलब कि 17वीं शताब्दी है। 1701 से लेकर के 1800 का जो समय काल है, ये 18वीं शताब्दी है। और 20वीं शताब्दी मतलब आप मान सकते हो 1900 ईस्वी का जो प्रारंभ है, यानी 1900 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1700 से लेकर के 1920 का जो समय काल है। साहित्यिक विचारधारा उत्पन्न हुई इसमें, यही उसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है। इसी का हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद है। तो रोमांटिसिज्म जो पाश्चात्य जगत में आपको मिलता है उसी को स्वच्छंदतावाद कहते हैं, रोमांटिसिज्म को जो अंग्रेजी में होता है। यूरोप में इसे स्वच्छंद विचारधारा का झंडा रूसों ने एक प्रकार से उठाया था, स्वच्छंद विचारधारा का। इसने पहली बार मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने स्वतंत्रता के लिए प्रकृति की ओर लौटने का समर्थन भी किया रूसों ने। अभिजात्यवाद में आत्मा को अधिक दबाया गया और इसके कारण से यूरोपीय साहित्य दब गया। स्वच्छंदतावाद को नव्य शास्त्रवाद भी कहा जाता है। तो ये स्वच्छंदतावाद बेसिकली रोमांटिसिज्म के नाम से पाश्चात्य जगत में आया, फिर धीरे धीरे करके ये हिंदी पर भी अपना प्रभाव डालने लगा। तो इस तरीके से ये आलोचकों पर इसका प्रभाव पड़ा, स्वच्छंदतावाद वगैरह का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखें, संरचनावाद क्या है। संरचनावाद की अगर बात करें तो संरचनावाद एक पद्धति नहीं है, दार्शनिकता से भी जुड़ा हुआ है संरचनावाद। इसका विकास फ्रांस में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 20वीं शताब्दी उत्तरार्ध मतलब कि 1950 के बाद में हुआ। आज विश्व का जो बौद्धिक वातावरण है उसमें संरचनावाद निर्णायक स्थिति में है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि संरचनावाद समाप्त हो गया है और इस समय उत्तर संरचनावाद चल रहा है, ऐसा कुछ विद्वान बताते हैं। उत्तर संरचनावाद मतलब होता है संरचनावाद के बाद का युग। संरचना की रणनीति निरंकुश है। संरचनावाद के कारण नीत्शे और हाफडैगर की मान्यताओं की ओर लौटने लगे। संरचनावाद में निरपेक्ष तत्वों की खोज जॉन लॉक ने करी। तो ये सब एक प्रकार से चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए, देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की परिभाषा दीजिए। पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको कठिन जरूर लगेंगी। स्वच्छंदतावाद, प्रोफेसर कैजामिया कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विषय घोष होता है तथा भावना प्रेरित कल्पना अतिरेक उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। ऐसा स्वच्छंदतावाद के परिभाषा में प्रोफेसर कैजामिया महोदय कहते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर CM बाबरा कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं में कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास ही ये स्वच्छंदतावाद होता है। एबर काम्बरी कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद को बाह्य अनुभूतियों से पलायन, आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना मानते हैं। तो इस तरीके से बाह्य अनुभूतियों से पलायन करना, आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना, अपने अंदर की बातों को लिखना या बोलना, ठीक है, ये होता स्वच्छंदतावाद। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, आलोचक के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक आलोचक के गुण,
आलोचक के गुण देखें, एवर काम्बरी कहते हैं कि आलोचक में कई गुण होने चाहिए, जैसे कि अंतर्दृष्टि, सहृदयता, कल्पनाग्राह्यता, सामान्य बुद्धि या नीरक्षीर विवेक की क्षमता। नीरक्षीर मतलब कि पानी से दूध निकालने की या दूध में से पानी छांट लेने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। इस तरीके से नीरक्षीर विवरण समझ बक उघरत तहिकाल, जो कम विद्वान होते हैं या जो बगुला होता है, और हंस की पहचान कब होती है, जब उससे दूध और पानी अलग करने की बात आती है तब, ठीक है। क्योंकि बगुले में वो लार नहीं पाई जाती है जो दूध को अलग कर दे पानी से, दूध फट जाए। लेकिन जब हंस अपना चोंच डालता है उस दूध में तो क्या होता है, अम्लीय तत्व उसके लार में होता है जो मिल जाता है उसमें, और दूध फट जाता है तो दूध का थक्का बन जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसी को नीरक्षीर विवरण कहा जाता है। नीरक्षीर कहा जाता है इसको विवेक। नीरक्षीर विवेक की क्षमता होनी चाहिए। ये तथा ऐसे ही अन्य गुण और भी आलोचना के तत्व में आते हैं। एक आलोचक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। आप देखते हैं हिंदी में जो प्रयोगवाद रहा है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है मनोविश्लेषणवाद के एक प्रकार से प्रणेता सिगमंड फ्रायड का, और इसके साथ थे एडलर नाम के एक विद्वान। सिगमंड फ्रायड का प्रभाव अज्ञे पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करी। स्वच्छंदतावाद कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अगला प्रश्न, किस कृति के प्रकाशन से अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद ने जोर पकड़ा है? तो लिरिकल बैलेंड्स नाम की पुस्तक है, लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, बैलेंड्स। तो ये पुस्तक है 1989 में प्रकाशित हुई। इसी से आप देखते हैं स्वच्छंदतावाद जो है यही पुस्तक से आगे बढ़ती है। फ्रायड के अनुसार चेतना के कौन कौन से स्तर हैं? चेतना में देखें, ईगो, सुपर ईगो एंड इड, यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इदम इसको बोलते हैं हिंदी में इदम, इसको बोलते हैं अहम, ठीक है, अहम, और इसको बोलते हैं पराहम। इसको क्या बोलते हैं? पराहम बोलते हैं। तो अहम, इदम, अहम, पराहम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न है नाटक क्या है, बताएं। देखिए, काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना ही प्राचीन भी है। अतः कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक में अभिनय संबंधी लक्षणों का समावेश होता है, यही नाटक होता है। नाटक जो है ये पांचवा भेद भी कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न, रूपक के भेद बताइए। रूपक के कई भेद हैं। रूपक का पहला भेद आपका नाटक है। प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समौकार, डिम, बीथी, अंक और ईड़ा मृग, इहा मृग, ये सब रूपक के भेद हैं। बेसिकली 10 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 भेद किसके होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। उपरूपक के कितने भेद होते हैं? उपरूपक के भी इस तरीके से भेद, जैसे कि नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, प्रस्थान, काव्य, रासक, शिल्पक, प्रकरणी, भाणिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद होते हैं इसके। प्रकरण क्या है बेटा? प्रकरण जो होता है नाटक की ही भांति होता है, ठीक है। प्रकरण में नाटक के समान वस्तु, रस आदि का समावेश होता है। प्रकरण की कथा वस्तु उत्पाद्य अथवा कभी कल्पित होती, कभी कल्पना करके इसको बताता है। क्लियर। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भाण क्या होता है? भाण की अगर बात की, भाण से क्या आशय है? तो यह एकांकी होता है। भाण जो होता है एक अंक का नाटक होता है। पात्र भी इसमें एक ही होता है। वह पात्र अपने तथा दूसरों के धूर्तता पूर्ण कृत्यों का अवकाश भाषित रूप में वर्णित करता है, यानी कि वह एक ही अंक का नाटक होता है, छोटा नाटक भाण कहलाता है। नायक के प्रकार बताएं। नाटक में एक नायक होता है, हीरो होता है, वो क्या होता है? नायक। नायक बेसिकली 4 प्रकार के नायकों का उल्लेख है। एक होता धीरोदात्त नायक, एक होता धीर ललित नायक, एक होता धीर प्रशांत और एक होता धीरोद्वैत नायक। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका, अभिनय से क्या तात्पर्य? अभिनय माने होता है जो नाटक पर जो मंचन किया जाता है उसी को अभिनय बोलते हैं, जिसको आप एक्टिंग बोलते हैं। अभिनय नाटक, रूपक और दृश्य काव्य का प्रधान तत्व होता है। समस्त कथावस्तु, चरित्र, अर्थों और भावों का प्रकाशन अभिनय के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, भारतीय रंगमंच की विशेषताएं बताएं। भारतीय रंगमंच की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि जो देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता को दिखाती है नाटक की रंगमंच जो भारतीय है। दूसरी बात, इसमें दो प्रकार है, एक तो पौराणिक नाटक है और एक ऐतिहासिक विषय वस्तु को लिए हुए। संगीत और नृत्य का प्रयोग भी इसमें होता है। तो ये भारतीय रंगमंच में
संगीत और नृत्य का प्रयोग होता है, पौराणिक और ऐतिहासिक विषय वस्तु होती है इसकी, ठीक है, सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हैं ये। क्लियर। तो ये रंगमंच की विशेषता है भारतीय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है भैया, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है? अरस्तु ने काव्य कला को विशुद्ध दर्शन, राजनीतिक और नीति दर्शन या नीति शास्त्र की दृष्टि से न देख करके सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा है। और इस संबंध में स्कॉट जेम्स कहते हैं कि उसने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक और नीति शास्त्री के अत्याचार से मुक्त किया है। उसने प्रत्येक कलाकृति को सौंदर्य की वस्तु माना है अरस्तु ने, और यही कारण है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो से बिल्कुल अलग हो जाता है। प्लेटो और अरस्तु जो है अनुकरण की बात करते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है, यानी प्रकृति को देख करके ही प्रकृति पर ही काव्य लिखा गया, प्रकृति की अनुकृति ही काव्य होता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो इनका जो है अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? आपका अनुकरण का सिद्धांत जो है अरस्तु का है। इन्होंने प्रकृति के अनुकरण करना, प्रकृति की नकल ही काव्य है ऐसा माना। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है? अरस्तु का त्रासदी विरेचन क्या है? त्रासदी मतलब होता है एकदम से जो मतलब कि त्रासदी मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी, जिसको आप दुखांत बोल सकते हैं। तो विरेचन सिद्धांत का महत्व, अरस्तु ऐसा प्रथम विचारक था जिसने काव्य पर अश्लीलता और नैतिकता के लगाए गए आरोपों का विरेचन के सिद्धांत द्वारा निराकरण किया। उसने स्पष्ट किया कि काव्य भावनाओं का परिष्कार करता है। उसने काव्य की समस्या का समाधान हुआ कि दुख मूलक भावों के द्वारा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। यही कारण है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का परवर्ती मनोवैज्ञानिक 10 समालोचकों तक प्रभाव पड़ता रहा, और प्लेटो जो है कहीं ना कहीं दुखांत नाटक के पक्ष में था। अगला प्रश्न है, अरस्तु के प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या हैं? अरस्तु के कई सारे प्रमुख काव्य सिद्धांत, जैसे कि काव्य और कला का संबंधी विचार दिया, अनुकरण सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया, विरेचन सिद्धांत अरस्तु का, त्रासदी विषयक सिद्धांत भी अरस्तु का ही है। अगला प्रश्न, त्रासदी के कितने अंग माने गए हैं? त्रासदी के बेसिकली कई अंग माने गए। पहला है कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा पद रचना, चौथा विचार तत्व, पांचवा है दृश्य, छठा है आपका गीत। तो इस तरीके से त्रासदी के ये अंग होते हैं। त्रासदी भी एक नाटक टाइप का होता है, दुखांत नाटक ही त्रासदी कहलाता है। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार कथा वस्तु के क्या गुण होते हैं? कथा वस्तु के कई गुण होते हैं, जैसे कौतूहल, कथा वस्तु में साधारणीकरण, संभाव्यता, सहज विकास, ये सब एक कथा वस्तु यानी कथानक में सबसे पहली बात कौतूहल होना चाहिए। वो पढ़ते समय आपको लगे कि हाँ हमारी कहानी ही चल रही, साधारणीकरण हो गया वो। संभाव्यता हो यानी कुछ आगे क्या होने वाला है, और सहज विकास हो कहानी का, मतलब कथानक जो है आगे बढ़ती जाए, तो इस तरीके से होना चाहिए, तभी एक कथा वस्तु अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, कामदी से क्या तात्पर्य है? कामदी का अर्थ होता है सुखांत, प्लस उसका उद्भव यूनानी कामस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हर्ष उल्लास मनाना। जिस तरीके से त्रासदी होती है उसी तरीके से कामदी होती है। त्रासदी दुख, ये ऐसे नाटक जिसमें दुख में अंत होता है, मतलब अंत में दुख होता है, वो होती त्रासदी। लेकिन कामदी होती जिसमें लास्ट में सुख होता है। जैसे भारतीय नाटक कामदी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जबकि जो पाश्चात्य नाटक हैं वो जो है दुखांत नाटक है यानी त्रासदी को फॉलो करते हैं। अपने यहाँ पर जब कहानियाँ होती थी तो इसमें क्या होता था कि भाई जो था वो सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं, सब सुख ही हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कहानी खत्म होती है। ठीक है, पहले के मूवीज़ आप देखते हैं हीरो हीरोइन गुंडे को मार देते हैं, विलेन को मार करके अपना हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, सब सुखी हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कहानी खत्म होती थी। आजकल की मूवी कैसी बन रही, जिसमें लास्ट में क्या होता है, चाहे हीरो मर जाए हीरोइन मर जाए, कुछ ऐसी तरीके से। तो दुखांत नाटकों की वही नकल है। ठीक है, तो कामदी वही होता है जिसमें हर्ष उल्लास लास्ट में हो जाता है। अगला प्रश्न आ चुका, कल्पना सिद्धांत क्या है? कॉलेज का सिद्धांत है कल्पना। कॉलेज पाश्चात्य विचारक हैं। कॉलेज के अनुसार कल्पना दो प्रकार की होती है, एक होती प्रारंभिक कल्पना और एक होती विशिष्ट कल्पना। उनके अनुसार कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। किसी काव्य में अगर कल्पना नहीं करता है कभी, तो वो काव्य अच्छा नहीं माना जाता है। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई घटना किस तरीके से हुई है, अगर उसको वैसे ही बयां कर देंगे तो वो मात्र एक रिपोर्ट बन करके रह जाएगी। वो कल्पना जब उसमें कभी अपनी जो है प्रखर बुद्धि के अकॉर्डिंग उसमें कल्पना करता है, उसको अच्छे तरीके से सजाता है, तब वो रचना और अच्छी प्रतीत होती है। ठीक है, अतः कल्पना की क्षमता और महत्व अक्षुण्य है। कल्पना प्रयोग की अंतःशक्ति कवि का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, और उसका समुचित प्रयोग काव्योत्कर्ष के क्षणों की समुचित देन होता है। वे इस ढंग से कहते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसका प्रयोग कलाकार अपने सर्वोत्तम भावात्मक क्षणों में करता है। यानी मतलब काव्य में कल्पना अगर नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। काव्य में कल्पना को एक प्राण तत्व मानते हैं कॉलेज। अगला प्रश्न, कल्पना और ललित कल्पना क्या होती है, इसके बारे में बताएं। कल्पना या ललित कल्पना क्या होती है? देखिए, कल्पना और ललित कल्पना की अगर बात की जाए
तो डॉक्टर तारकनाथ बाली कहते हैं कि कॉलिंस ने दिवा स्वप्न में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति को कल्पना कहा है और दोनों में से एक प्रकार का अंतर माना है। ललित कल्पना या फैंसी या फैंटेसी एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण करती है, मगर यह संश्लेषण रचनात्मक नहीं होता, जड़ तथा विशृंखलित होता है। यह एक प्रकार की शक्ति जिसका व्यक्तिगत जीवन में दिवा स्वप्न में उपयोग होता है, मगर जो किसी सार्थक आस्वाद बिंब का निर्माण नहीं कर सकती है। फैंटेसी और कल्पना दोनों में डिफरेंस होता है। फैंटेसी एक प्रकार से जो सोच दिवा स्वप्न टाइप का होता है कि जैसे कि वो चीज़ें जो आप फैंटेसी के कभी अपने यहाँ पे कौन है, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में फैंटेसी पर पूरी आधारित है कि स्वप्न टाइप की जो चलती रहती है वो चीज़ें, तो फैंटेसी वो होती है। ठीक है, तो कॉलिंस की जो कल्पना है वो फैंटेसी टाइप ही होती है। कॉलिंस ने काव्य में, साहित्य में कौन कौन से पक्षों पर विचार किया है? तो कॉलिंस ने काव्य में कई पक्षों पर विचार किया। पहली बात तो कल्पना सिद्धांत, दूसरा कला संबंधी दृष्टिकोण उनका रहा, तीसरा काव्य संबंधी धारणा, चौथा काव्य भाषा, पांचवा काव्य और गद्य, छठा है काव्य प्रतिभा, अगला है नाटकीय भ्रांति, अगला है छंद और काव्य। इस तरीके से काव्य के इन सभी पक्षों पर, कथा साहित्य के, काव्य साहित्य के, कॉलिंस ने अपना ज्ञान दिया, अपने विचार दिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कल्पना के प्रकार बताएं। कल्पना कई प्रकार की होती है। देखिए, आदि कल्पना, गौड़ कल्पना। अगला प्रश्न, कॉलिंस का कला संबंधित दृष्टिकोण क्या है? कॉलिंस के अनुसार कला प्रकृति की पवित्रता या पवित्रात्मा की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें प्रकृति और मानवता के बीच एक बंधन होता है, वही कला संबंधी दृष्टिकोण है इनका। कॉलिंस का काव्य भाषा संबंधी दृष्टिकोण बताएं। व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान और भावना के आधार पर निम्न होती है। उसमें देश, काल और वातावरण, मनुष्य समुदाय, वातावरण समुदाय की भिन्नता के कारण से भी भिन्नता आप देखेंगे होती है। तो काव्य भाषा जो होती है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग प्रयोग कविताओं में करना चाहिए। जहाँ की कविता हो वैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, प्रवाहमयी और जो है प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए, तभी बेटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, विखंडनवाद क्या है? विखंडनवाद क्या होता है? हिंदी में विखंडनवाद का आगमन पाश्चात्य समीक्षा से हुआ है। पहले संरचनावाद और बाद में उत्तर संरचनावाद आया। विखंडनवाद उत्तर संरचना के बाद की स्थिति है, यानी कि अभी जल्द में। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का खंडन करने के बाद में इसका नाम विखंडनवाद रखा गया, चूँकि इसने संरचनावाद के विचारों को खंडित किया और उत्तर संरचनावाद के विचारों को भी खंडित किया। विखंडनवाद को जन्म देने के लिए जीन देरिदा नाम के विद्वान हैं, उनको उत्तरदायी माना जाता है। उन्होंने उत्तर संरचनावाद का विरोध करके जिस विचारधारा की स्थापना की उसे विखंडनवाद कहा गया। विखंडनवाद आलोचना बिल्कुल भी नहीं है। देरिदा कहते हैं कि विखंडन की क्रिया याद दिलाती है कि भाषा किस प्रकार दर्शन की योजना को जटिल बनाती है और बाहर फेंकती है। ये देरिदा कहते हैं, जीन देरिदा। ठीक है, तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जीन देरिदा ही हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यथार्थवाद के कितने रूप पाश्चात्य साहित्य में मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न, यथार्थवाद के प्रमुख नायक कौन है? कार्ल मार्क्स और जोली हैं। अगला प्रश्न, बिंब क्या होता है? बिंब जैसे कोई कविता आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ आपके जो दिमाग में चित्रकारी चलती है वही बिंब होता है, इमेज। बिंब का अर्थ, बिंब अंग्रेजी शब्द इमेज का पर्यायवाची है। यह शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। साधारणतः बिंब शब्द का प्रयोग छाया, प्रतिछाया, अनुकृति आदि के रूप में किया जाता है हिंदी में। अंग्रेजी कोश में बिंब का किसी वस्तु की छाया, अनुकृति, सादृश्यता अथवा समानता से लिया गया है। बिंब शब्द का बड़ा व्यापक प्रयोग होता है। मनोविज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में, इन सभी क्षेत्रों में बड़ा विशेष महत्व होता है बिंब का। जैसे कोई कविता आप कोई कह रहे हैं तो कविता कहने के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि दिमाग में आपकी छप रही होगी, जैसे कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो कभी आप इलाहाबाद गए होंगे तो तुरंत इलाहाबाद के रोड आपके दिमाग में आ गए होंगे। करती गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। आपको लग रहा है कि कोई बड़ा हथौड़ा हाथ में लिए है और वो एक लड़का बैठी है, तन श्याम, ठीक है, नत नयन तन श्याम, उसके निगाहें नीचे हैं, कि थोड़ा सा सांवले कलर की एक लड़की बैठी है, वो भर नित्य कि उसका यौवन कि से परिपूर्ण है और लड़की हथौड़े से वो तोड़ रही है पत्थर। निराला जी लिखते हैं तो वो आपके समक्ष लड़की बैठ कर हथौड़े से तोड़ रही होगी, कभी आपने देखा हो तो तुरंत चित्र आपके समक्ष आ गया, तो वही होता है बिंब। ठीक है, कविता में इसका प्रयोग होता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो ज्यां पाल सात्र जो है अस्तित्ववाद के विचारक हैं। अस्तित्ववाद के उद्भव के कारण बताएं।
देखिए वृद्धों की निराशा, वेदना, त्रास, कुंठा, क्षणभंगुरता, इन्हीं के एक प्रकार से कारण से अस्तित्ववाद आया साहित्य में। अगला प्रश्न, कला के विभिन्न प्रयोजन क्या होते हैं? सामान्यतः कला के निम्नलिखित 3 प्रयोजन माने गए हैं। पहला, कला सुख के लिए हो सकती है। दूसरा, कला सत्य और नैतिकता के लिए हो सकती है। तीसरा, कला सौंदर्य की अनुकृति या अनुभूति के लिए हो सकती है। कला के द्वारा सौंदर्य की अनुभूति होती है, कला के द्वारा सत्य और नैतिकता के लिए भी होती है, कला सुख के लिए भी होती है। इस तरीके से कला इन तीनों के लिए हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, प्रश्न आ चुका है, नव्य शास्त्रवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? देखिए, नव्य शास्त्रवाद के सिद्धांत कई हैं। प्रकृति का अनुकरण, नव्य शास्त्रवाद में प्रकृति का अनुकरण किया गया, प्रकृति पर लिखे गए तमाम सारी चीज़ें। सार्वभौमिकता के सिद्धांत का समर्थन किया गया, यूनिवर्सलिटी यानी जो सत्य है, यथार्थवाद है, उसी पर लिखा गया। आदर्शवादिता पर बल दिया गया, जो पहले की विचारधारा थी उसको फिर से जगाने का प्रयास। नैतिक उपयोगिता को काव्य का लक्ष्य स्वीकार किया गया, ये सारी चीज़ें। साहित्य में उत्तराधुनिकता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, उत्तराधुनिकता ने लेखक के अंत की घोषणा कर पाठक के युग को प्रधानता दी है। यहाँ साहित्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। उत्तराधुनिकता में साहित्य, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान इत्यादि सभी पाठ हैं। उत्तराधुनिकतावादी दृष्टि उत्तर संरचनावाद के समान भाषा और पाठ को महत्व देती है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार से आप देखते हैं साहित्य का वो जो रस होता है, अलंकार, छंद, या इस तरीके के सब समाप्त हो जाते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले तो इस तरीके से आप लोगों ने क्लास देखी, ठीक है। और इससे पहले ये हिंदी का, किससे पहले प्राचीन इतिहास का पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैं करवा चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे और भी क्लासेस होती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।